नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रिट एसएसटी का लेक्चर नंबर 41 देखेंगे। यूनिट 2 है और यूनिट 2 का ये भाग 1 है। यूनिट 2 का नहीं, एक्चुअल में ये मौर्योत्तर काल जो टॉपिक है ना, इसका भाग 1 है। ठीक है, यूनिट 2 हमारी चल रही है, आपको पता है यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं हम, और यूनिट फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई है। और एसएसटी जो रिट आपका लेवल 2 है ना, रिट लेवल 2 में सब्जेक्ट एक होता है एसएसटी और एक लिया जाता है साइंस। तो एसएसटी के हमारे लेक्चर्स इसमें चल रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर 41। इससे पहले 40 लेक्चर्स टोटल अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने लेक्चर्स वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। देखिए, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने मौर्य काल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। सारे पॉइंट्स हमने ले लिए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे फैक्ट्स हमने पढ़ लिए थे मौर्य काल के बारे में। अब आपने भी मौर्य काल पढ़ा, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन है सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है पंचम, ऑप्शन सी है अष्टम और ऑप्शन डी है 13वां। तो आपको बताना है कौन से शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। ये सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख हैं, तो उनमें आपको बताना है कि बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है, कौन सा शिलालेख है वो, है ना, किस शिलालेख में, प्रथम है, पंचम है, अष्टम है या 13वां है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने मौर्य काल पढ़ा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो ठीक है, मौर्य काल के बाद का जो समय होता है ना, उसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद का काल जो है वो मौर्योत्तर काल है। वैसे तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मौर्योत्तर काल जो है इससे भी संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है छोटा मोटा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे जो वंशों का उदय हुआ है ना, तो बहुत सारे वंश हैं, जैसे कि शुंग वंश हो गया, है ना, कर्ण वंश हो गया, पुष्यमित्र, ये बहुत सारे जो इसमें आएंगे। तो उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो डीपली नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो हम उसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने के साथ ही क्या हुआ, भारत की कई सदियों से चलती आ रही जो राजनीतिक शक्ति है ना, वो समाप्त हो गई। राजनीतिक अराजकता के कारण क्या हुआ, देश में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हो चुका था, है ना, और उनका क्या हो रहा था, प्राय आपस में युद्ध में वो उलझे रहते थे। इससे क्या हो रहा था, जनसाधारण में अराजकता, भय, असंतोष की भावना घर करने लगी थी। कौन से काल में, मौर्योत्तर काल में, है ना, जो मौर्य काल के बाद के समय में। मौर्य साम्राज्य के बाद का काल भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। जो मौर्य साम्राज्य था ना, इसके बाद का काल कौन सा काल है, मौर्योत्तर काल है। ठीक है, ये काल भारत में विभिन्न विदेशी जातियों के आने, यहाँ राज्य स्थापित करने और राज्य की संस्कृति में विलीन हो जाने की प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। तो देखिए, मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना क्या थी कि यहाँ पर भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहाँ से विदेशियों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, यहाँ सर्वप्रथम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ग्रीक यूनानी आए, और ये यूनानी सैल्यूसिड, है ना, साम्राज्य के अधीन बैक्ट्रिया व पार्थिया पर शासन कर रहे थे। ठीक है, और इन्हें इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी कहा गया। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, कौन सी शताब्दी, दूसरी शताब्दी। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ग्रीक यूनानी आए, और जो यूनानी यानी सैल्यूसिड साम्राज्य के दिन बैक्ट्रिया व पार्थिया पर शासन कर रहे थे। ठीक है, बैक्ट्रिया व पार्थिया पर शासन कर रहे थे, इन्हें इंडो ग्रीक या फिर कह सकते हैं हिंदू यूनानी कहा गया। ठीक है,
तो देखिए मौर्योत्तर काल में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो वंश आता है वो आता है शुंग वंश। ठीक है, अब शुंग वंश में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो शुंग वंश देखिए इसमें क्या था, ये जो मौर्य सेनापति थे ना पुष्यमित्र शुंग ने, मौर्य के सेनापति थे, ये जो मौर्य काल चल रहा था तो मौर्य सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्या नाम था इनका, पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने अंतिम मौर्य शासक थे बृहदत्त, क्या नाम था उनका, ये लिखा है मैंने यहाँ पे बृहदर्थ। ठीक है, तो अंतिम मौर्य शासक थे बृहदर्थ। इनकी 184 ईसा पूर्व में हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आपको ये याद रखना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और किसको मारकर की थी, बृहदत्त को मारकर की थी। मौर्य शासक थे, अंतिम शासक थे मौर्य के, इनका नाम था बृहदत्त, है ना, और ये इनके सेनापति थे। ठीक है, तो ये सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग और इन्होंने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। अब देखिए इसमें डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, जो ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है इसमें तो आपको मिल जाएगा 184 ईसा पूर्व। ठीक है, और एक है 10th की बुक SST की, उसमें आपको ये वाली डेट मिलेगी। तो मैंने दोनों ही लिख दी है। ठीक है, ये तो बताई गई है 10th में और ये बताई गई है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये सन दोनों ही ध्यान में रख लीजिएगा। शुंग वंश की स्थापना कब हुई, 185 ईसा पूर्व या फिर 184 ईसा पूर्व। वैसे ऑप्शन में आपको ये दोनों नहीं दिए जाएंगे साथ में, क्योंकि अगर दोनों साथ में दिए जाते हैं तो बात वही हो जाएगी, दोनों ही ऑथेंटिक किताबें हैं और दोनों में ही ये चीज़ हो रखी है। तो या तो सन 185 दे दिया जाएगा या फिर 184 ईसा पूर्व दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी सन दिया जाए आप एक को टिक कर देंगे। ठीक है, और किसने की थी शुंग वंश की स्थापना, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसको मारकर की थी, बृहदत्त को मारकर की थी। ठीक है, अब देखिए आपकी जो 10th की किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है, 10th की जो किताब है शुंग वंश के बारे में SST की, उसमें लिखा हुआ है इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, मौर्य राजा बृहदर्थ का प्रधान सेनापति था कौन, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। कब तक, 151 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए इसने अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि किसने अपने राज्यकाल के दौरान 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और शुंग वंश के संस्थापक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए, कई राजा हुए, तो पुष्यमित्र के बाद बहुत सारे राजा हुए, तो प्रमुख राजाओं के नाम दे रखे जैसे कि अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। ठीक है, और देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। ठीक है, किसने, देवभूति के अमात्य ने, उसका नाम था वासुदेव। ठीक है, और कब, 73 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ओनली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें लिए, ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है और ये बेसिक है कि अगर बन जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना, इसके बारे में बेसिक नॉलेज वाले ये इसमें मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं कि शुंग ब्राह्मण थे। ठीक है, वैसे इस संबंधित क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी हमें पता होना चाहिए। और कुछ मानते हैं कि ब्राह्मण नहीं थे, कुछ मानते हैं कि ब्राह्मण थे। ठीक है, ये धारणा हो गई। और एक इनके लिए ये भी है इम्पोर्टेंट कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने लिए सम्राट की उपाधि धारण न करके सेनापति की उपाधि धारण की। किसने,
पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इन्होंने, अब जैसे होता ना कि राजा बनता है वो सम्राट की उपाधि धारण करता है, लेकिन इन्होंने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। किसकी उपाधि धारण की? सेनापति की। तो इसलिए आप इनका नाम याद रखेंगे। और जो तत्कालीन सभी साक्ष्यों में उसके लिए सेनानी का ही प्रयोग किया गया है, जबकि उसके जो पुत्र है ना उसके और उसके उत्तराधिकारी जो हैं वो अग्निमित्र के लिए राजा की उपाधि का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज किया गया है? सेनानी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और एक फैक्ट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो जो तिब्बत के इतिहासकार हैं तारानाथ, इनके अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी और वैदिक धर्म के महान समर्थक थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं? बौद्ध धर्म के विरोधी और वैदिक धर्म के समर्थक। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक इतिहासकार हैं रोमिला थापर, ये क्या कह रही हैं? वे बौद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं थे। ये ऐसे कह, मतलब इनमें चलता रहता है आपस में। तो ये चीज़ है, एक तो आप याद रखेंगे ये पॉइंट कि बौद्ध धर्म के विरोधी थे और वैदिक धर्म के समर्थक थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए पुष्यमित्र शुंग के लिए कि शुंग वंश की नींव डाली किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। विदर्भ को जीता और यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस के आक्रमणों को विफल किया था इन्होंने। और ब्राह्मण धर्म के पूर्ण स्थापक थे और भारतीय इतिहास में तथाकथित बौद्ध उत्पीड़क। ठीक है, तो एक चीज़ ये और है, पुष्यमित्र शुंग के संरक्षण में पतंजलि ने अष्टाध्यायी लिखा था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और अश्वमेध यज्ञ के कर्ता थे, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने, तो ये आप इनके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वंश, कण्व वंश। इसमें भी ज़्यादा नहीं है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कण्व वंश। ठीक है, अब कण्व वंश में देखिए ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ मेन फैक्ट्स हैं जो मैंने ले लिए हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, इनकी हत्या करके, और इन्हीं के मंत्री थे वसुदेव, है ना। इन्होंने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। किसने की? वसुदेव ने की। और किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, इनकी हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कब की? 75 ईसा पूर्व में की। ठीक है, और यह ब्राह्मण वंश था, एक याद रखेंगे, ब्राह्मण वंश था। और इसमें केवल 4 शासक, एक तो वसुदेव, भूमिमित्र नारायण और सुशर्मन, है ना, ये हुए। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या किसने की थी? सिमुक ने। और एक नवीन ब्राह्मण वंश जिसे कहते हैं आंध्र सातवाहन की नींव डाली थी। ठीक है, आंध्र सातवाहन की नींव डाली थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये सातवाहन वंश का ही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए कण्व वंश में एक फैक्ट और है कि पुराणों में कण्व शासकों को शुंग भृत्य या फिर कह सकते हैं शुंगों का नौकर कहा गया है। क्या कहा गया है? शुंग भृत्य या शुंगों का नौकर कहा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कण्व वंश। क्या याद रखना है बस? संस्थापक कौन? वसुदेव। कब किया? 75 ईसा पूर्व में, है ना। और ब्राह्मण वंश के थे 4 शासकों के नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे सुशर्मन, इनकी हत्या किसने की? सिमुक ने। और आंध्र सातवाहन की नींव रखी। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सातवाहन वंश का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।